Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 7th February 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about earthquake in Turkey. And this topic is important from our syllabus GS paper 1 geography point of view, especially the subtopic important geophysical phenomena. यहाँ पे हम लोग earthquake के बारे में समझेंगे. सबसे पहले करंट कॉन्टेक्स्ट समझते हैं. देखिए, टर्की के और आसपास के रीजन्स में फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स आए हैं. वैसे तो 40 इस तरह के छोटे छोटे वहाँ पे अर्थक्वेक के झटके देखे गए, लेकिन वहाँ पे 3 मेजर अर्थक्वेक आए ऑफ 7.8, 7.6 and 6 magnitude on the Richter scale, and that devastated the region around Turkey and Syria. The Turkey has now announced it as a disaster and has called for international aid. More than 2,000 people have been killed in this recently happened disaster. तो ये जो अर्थक्वेक आया है, इसके पीछे का क्या कारण है, और इसके मदद से हम लोग समझेंगे कि आखिर अर्थक्वेक के पीछे क्या क्या फिनोमिनाज होते हैं, और वो फिनोमिना यहाँ टर्की के आसपास के रीजन में कैसे वैलिड है, उनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले अर्थक्वेक के बारे में समझते हैं. वैसे बेसिक डेफिनेशन देखते हैं. आई होप आपको तो पता ही है अर्थक्वेक होता क्या है. इट्स अ वायलेंट शेकिंग ऑफ द ग्राउंड. तो ये जो वायलेंट शेकिंग ऑफ द ग्राउंड, जो अर्थ मूव करने लगता है, अर्थ सरफेस, इसके पीछे कारण क्या होता है. The violent shaking of ground happens due to release of accumulated stress of the moving lithospheric or crustal plates. तो ये जो मान लीजिए कि हमारा जो अपर क्रस्ट है, लिथोस्फीयर, वहाँ पे इंटरनल स्ट्रेस बिल्ड हो जाता है अर्थ के अपर क्रस्ट या लिथोस्फीयर पे, और वो इंटरनल स्ट्रेस रिलीज जब करती है अर्थ, तो उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है. दैट एनर्जी लीड्स टू वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ सरफेस, और जिस कारण से हमें शेकिंग ऑफ द अर्थ महसूस होता है, जिसको हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं. सीस्मोग्राफ या सीस्मोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट और रिकॉर्ड द अर्थक्वेक. और जैसा कि मैंने आपको बताया, अर्थक्वेक हैपेंस ड्यू टू सडन रिलीज इन एनर्जी. अब अर्थक्वेक 2 तरीके के होते हैं. शैलो फोकस अर्थक्वेक, जहाँ पे अर्थक्वेक हैपेंस बिकॉज ऑफ एरिया और व्हेन द एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट इटसेल्फ. जैसे यहाँ पे देखिए, शैलो फोकस अर्थक्वेक, जो जिस पॉइंट से एनर्जी रिलीज हो रही है वो अगर अर्थ क्रस्ट के अंदर ही है वो पॉइंट, तो इसको कहा जाएगा शैलो फोकस अर्थक्वेक. देयर आर सम अर्थक्वेक्स दैट आर डीप फोकस अर्थक्वेक. डीप फोकस अर्थक्वेक में कैसा होता है कि तो एनर्जी रिलीज होने वाला जो पॉइंट है, जहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज लीडिंग टू शेकिंग ऑफ द अर्थ, वो पॉइंट अगर अपर लिथोस्फेयर में या क्रस्ट में ना हो करके कहीं नीचे हो, मेंटल रीजन में हो, तो फिर इसको कहा जाएगा डीप फोकस अर्थक्वेक. अभी अर्थक्वेक से रिलेटेड 2-3 टर्म और देख लेते हैं. जैसे कि एक टर्म होता है हाइपोसेंटर या फोकस, और दूसरा होता है ईपी सेंटर. तो the point from where the energy is released that leads to earthquake on the earth surface is known as hypocenter या focus. जैसे इस केस में यहाँ से मान लीजिए एनर्जी रिलीज हो रही है, तो दिस पॉइंट विल बी नोन एज हाइपोसेंटर या फोकस, और ये एनर्जी रिलीज होकर के जब अर्थ सरफेस पे पहुँचेगा, तो जिस पॉइंट पे द नियरेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हाइपोसेंटर और फोकस, द नियरेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस from the hypocenter of focus is known as epicenter. The first point or first surface point to experience the earthquake waves is known as epicenter. So ये point होगा epicenter. Epicenter has the maximum impact of the earthquake. तो earthquake का सबसे ज़्यादा impact epicenter पे ही महसूस किया जाता है. अब causes of the earthquake, earthquake के कारण क्या क्या होते हैं. तो देयर कुड बी सम मैन मेड फैक्टर्स एज वेल, जैसे कि माइनिंग वाला एरिया हो गया, लार्ज स्केल पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन हो गया, या आर्टिफिशियल लेक्स वगैरह या रिजर्वायर्स वगैरह जब बनाए जाते हैं और वो कोलैप्स कर जाए, या न्यूक्लियर टेस्टिंग की जाए. जैसे पोखरन रीजन में आपने देखा होगा परमाणु मूवी में, जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया गया तो वहाँ पे अर्थक्वेक के सिनेरियो बने थे.
तो दीज आर सम मैन मेड फैक्टर्स बिहाइंड अर्थक्वेक्स, बट ये जो अर्थक्वेक होते हैं दे आर नॉट वेरी इम्पैक्टफुल, दे हैव स्मॉल इम्पैक्ट, लेकिन देर आर सम नेचुरल फैक्टर्स ऑल्सो बिहाइंड अर्थक्वेक, और ये बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं, दैट कुड बी कैटेस्ट्रॉफिक लीडिंग टू ह्यूज कैजुअलिटी। तो नेचुरल फैक्टर्स ऑफ अर्थक्वेक में दो मेन कारण होते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स एंड वोल्केनिज्म। सो प्लेट टेक्टोनिक्स इज द मेजर रीजन बिहाइंड अर्थक्वेक। प्लेट टेक्टोनिक्स, तो प्लेट टेक्टोनिक्स कैसे अर्थक्वेक का कारण है उसको समझने के लिए पहले हमें प्लेट्स के बारे में समझना होगा। तो देखिए हमारा जो अर्थ है उसका जो अपर सरफेस है दैट इज अर्थ क्रस्ट, दैट कुड बी सीन। अब ये जो अर्थ क्रस्ट है अपर सरफेस, ये कोई यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर नहीं है। अर्थ क्रस्ट के ऊपर कई सारे इस तरीके के आप समझ सकते हैं क्रैक्स हैं, और इस कारण से आप मान सकते हैं कि जो हमारा अर्थ क्रस्ट है इट कुड बी सीन इनटू डिवाइडेड, और इट कुड बी कंस्ट्रूड एज डिवाइडेड इनटू सेवरल मेजर और माइनर प्लेट्स। जैसे हमारा अर्थ है तो अर्थ का जो अपर लेयर है उसको हम लोग कहते हैं अर्थ क्रस्ट, फिर नीचे मैंटल एंड कोर है। अर्थ क्रस्ट इज सॉलिड। अब अर्थ क्रस्ट में जहाँ पे थिकर रीजन है वहाँ पे कॉन्टिनेंट्स हैं, जहाँ पे थिन है वहाँ पे पानी भर गया है और वहाँ पे ओशन बने हुए हैं। लेकिन ये जो अर्थ क्रस्ट है ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस नहीं है, उनमें क्रैक्स हैं, एंड दैट इज हाउ अर्थ क्रस्ट कुड बी सीन एज डिवाइडेड इनटू सेवरल मेजर प्लेट्स एज वेल एज सम माइनर प्लेट्स। अब ये जो अलग अलग प्लेट्स हैं अर्थ क्रस्ट के ऊपर, ये प्लेट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं और इसी इंटरैक्शन को कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक्स। और ये इंटरैक्शन में होता क्या है, समटाइम्स दे कन्वर्ज इनटू ईच अदर, समटाइम्स दे डाइवर्ज अवे फ्रॉम ईच अदर, समटाइम्स दे मूव पैरेलल टू ईच अदर। तो इसी बेसिस पे ये जो प्लेट का जो मार्जिन है इसको हम लोग कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री कह देते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कह देते हैं, या ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री कह देते हैं। ये देखिए, when the plates move away from each other they are known as divergent plate boundary, when the plates move towards each other they are known as convergent plate boundary, when the plate moves parallel to each other they are known as transform plate boundaries। तो अब उसमें भी देखिए, अगर ये जो प्लेट मार्जिन है ये कॉन्टिनेंट और ओशन के बीच में हो तो इसको हम लोग कहेंगे कॉन्टिनेंट ओशन मार्जिन या कॉन्टिनेंट ओशन प्लेट बाउंड्री। तो जैसे कि ये वाला देखिए, ये प्लेट बाउंड्री आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है और यहाँ पे फिर पैसिफिक प्लेट है। पैसिफिक प्लेट इज एन ओशनिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट इज अन कॉन्टिनेंटल प्लेट ऑफ कोर्स। तो ये जो बाउंड्री होगा दैट बाउंड्री वुड बी ओ सी बाउंड्री, ओशन एंड कॉन्टिनेंट बाउंड्री, और उसके बाद ओ सी में भी ये कन्वर्जेंट बाउंड्री है तो इसको कहा जाएगा ओ सी कन्वर्जेंट बाउंड्री। ये सब तो बेसिक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। मुद्दा ये है कि ये जितने भी प्लेट बाउंड्रीज हैं ये जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं, या तो वो डाइवर्ज हो रहे हो, कन्वर्ज हो रहे हो या ट्रांसफॉर्म तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हो, उस हर केस में एनर्जी रिलीज होती है एंड दैट रिलीज ऑफ एनर्जी लीड्स टू अर्थक्वेक। लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जब प्लेट्स आपस में कन्वर्ज करते हैं। और दूसरा है वोल्केनिज्म ऑफ कोर्स, जब दो प्लेट बाउंड्रीज आपस में कन्वर्ज करते हैं तो जो हेवियर प्लेट बाउंड्री होता है, खासकर ओशन के नीचे वाला जो प्लेट होता है वो हेवी होता है। तो हेवियर प्लेट इट स्टार्ट्स सबडक्टिंग, और ये जब नीचे सबडक्ट होता है तो जब ये मेंटल रीजन में जाता है तो वहाँ ये मेल्ट होकर के, सडन मेल्ट होने के कारण लार्ज एक्सप्लोजन कराता है इन द फॉर्म ऑफ वोल्केनिज्म, और इस वोल्केनिज्म के साथ साथ फिर आता है अर्थक्वेक। तो आप देखिए, ये जो डॉटेड रीजन से दिखाया गया, दीज आर द मोस्ट वल्नरेबल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड एज फार एज अर्थक्वेक इज कंसर्न्ड। और जितने भी डॉटेड एरियाज हैं ये सब वो एरियाज हैं जो प्लेट बाउंड्रीज हैं, उसमें भी ज़्यादा हेवी तरीके से अर्थक्वेक्स वहाँ आ रहे हैं वो प्लेट बाउंड्रीज पे जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज हैं। क्योंकि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे क्या हो रहा है, प्लेट टेक्टोनिक्स तो अपना रोल प्ले कर ही रहा है, यानी कि प्लेट्स तो इंटरैक्ट कर ही रहे हैं और वो भी ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहे हैं क्योंकि दोनों प्लेट्स आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कन्वर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। और तो प्लेट टेक्टोनिक्स तो हो ही रहे हैं इन जगहों पे। उसके अलावा जो हेवियर प्लेट है वो सबडक्ट हो रहा है,
और सबडक्ट होकर के फिर वो एक्सप्लोड हो रहा है, एंड दैट इज लीडिंग टू वोल्केनिज्म एज वेल. सो ये जो एरियाज हैं यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स प्लस वोल्केनिज्म बोथ फैक्टर्स आर कमिंग इन टू प्ले, एंड दैट इज लीडिंग टू huge frequency of earthquake and higher magnitude of earthquakes as well. And that is why these regions are regions of higher magnitude and large frequency of earthquake. अब आते हैं टर्की के, और मौजूदा जो अभी अर्थक्वेक आया है टर्की में उसके पीछे का कारण समझते हैं. तो मैं एकदम शॉर्ट में आपको समरी बता दूं. अर्थक्वेक के पीछे कारण है हमारे अर्थ की जो प्लेट मार्जिन्स हैं उसका आपस में कन्वर्ज करना, मेन कारण, और दूसरा उस कन्वर्जेंस के कारण जो एसोसिएटेड वोल्केनिज्म है वो प्लेट टेक्टोनिक्स और उसमें भी कन्वर्जेंट प्लेट टेक्टोनिक्स आर द मेन रीजन. बाकी हर जगह पे प्लेट टेक्टोनिक्स में डाइवर्जेंट या ट्रांसफॉर्म में भी थोड़ा बहुत एनर्जी रिलीज होता ही, लेकिन कन्वर्जेंट प्लेट टेक्टोनिक्स में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है. और दूसरा वोल्केनिज्म. दीज आर द टू फैक्टर्स बिहाइंड अर्थक्वेक. अब जरा देखते हैं कि वाई टर्की वॉज एनी वे प्रोन टू अर्थक्वेक. तो अगर टर्की की बात की जाए तो टर्की वॉज एनी वे पार्ट ऑफ, और ये जो पेरीफेरी है टर्की का, दैट इज अलोंग डिफरेंट फॉल्ट लाइंस. जैसे यहाँ पे देखिए नॉर्थ अनातोलियन फॉल्ट, ईस्ट अनातोलियन फॉल्ट, बिल्टिस जाग्रोस फोल्ड एंड थ्रस्ट बेल्ट. तो ये फॉल्ट लाइंस हैं, यानी कि यहाँ पे ये जो माइनर प्लेट्स हैं आपस में वैसे भी ये इंटरैक्ट कर रहे थे, और ये इंटरैक्शन के कारण दे मेड टर्की वल्नरेबल टू और प्रोन टू द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्थक्वेक. देखिए टर्की की जिस पेनिनसुला पे है या प्लेट है, टर्की प्लेट को कहा जाता है अनातोलियन प्लेट, या इसको कभी कभार अनातोलियन पेनिनसुला भी कह देते हैं. यू सी अनातोलियन प्लेट इज़ अ माइनर प्लेट, और इसके ऊपर में ये नॉर्थ अनातोलियन फॉल्ट है और यहाँ पे ईस्ट अनातोलियन फॉल्ट है, and that makes Turkey very much vulnerable to earthquake. So the complex interaction between African, Arabic, Eurasian tectonic plates and the Anatolian tectonic block made Turkey vulnerable to earthquake. और इसी कारण से अभी टर्की के अंदर इतना मैसिव अर्थक्वेक आया है. और टर्की का ये जो स्ट्रक्चर है या लोकेशन है, दैट इज़ ऑन द पेरीफेरी ऑफ से डिफरेंट फॉल्ट लाइंस. उसके अलावा इस पूरे रीजन में और भी कई सारी वल्नरेबिलिटी हैं जिस कारण से दिस रीजन बिकम्स वल्नरेबल टू अर्थक्वेक. दूसरा वल्नरेबिलिटी है रेड सी. सो टर्की से थोड़ी दूर पे है रेड सी, अफ्रीका और वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के बीच में रेड सी, और रेड सी वाला जो रीजन है वो डाइवर्ज हो रहा है. दैट इज़ ए पार्ट ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, यानी कि यहाँ पे जो रेड सी में यहाँ पर रिफ्ट क्रिएट हो रहा है, दैट इज़ क्रिएटिंग वाइडनिंग ऑफ रेड सी, और इस कारण से भी ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो अनस्टेबल हो रहा है. तो अब यहाँ पे अगर वाइडनिंग होगी तो नेचुरल सी बात है कि इन रीजन्स में कन्वर्जेंस होगा तो यहाँ पे एनर्जी बिल्ड होगी तो सडनली कई बार एनर्जी रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक, जो मौजूदा टाइम में हुआ है. तो रेड सी का शिफ्ट, रेड सी के अंदर बनने वाला रिफ्ट बिकॉज ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, और डेड सी के पास होने वाला ये ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, ये वाला बाउंड्री जहाँ पे प्लेट्स पैरेलली मूव करते हैं. तो रेड सी में डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री और डेड सी के आसपास स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट कह लीजिए, या फिर इस तरीके का आप कह लीजिए ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री जहाँ पे प्लेट्स एक दूसरे से पैरेलल मूव कर रहे हैं. दैट हैज़ मेड दिस एंटायर रीजन वेरी मच वल्नरेबल टू अर्थक्वेक्स. अगर इंडिया की बात की जाए तो BIS ने पूरे देश की जो टेरिटरी है उसको 4 जोन में डिवाइड किया है. जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5. जोन 1 नहीं है. जोन 2, Zone 3, Zone 4, Zone 5 has been divided on the basis of the possibility or vulnerability to the earthquake. So Zone 5 is highest vulnerable to earthquake, Zone 2 is least vulnerable to earthquake. तो Zone 5 वो रीजन है जो हिमालयन फुटहिल्स में जो रीजन्स हैं उनको जोन 5 में कैटेगराइज किया गया. और नेचुरल सी बात है एरियाज़ को जोन 5 में इसलिए कैटेगराइज किया गया है बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ और दे आर ऑन द कन्वर्जेंस जोन ऑफ तिब्बतन प्लेटू एंड
इंडियन प्लेटू. यू सी दिस इज तिब्बतन प्लेटू एंड दिस इज इंडियन प्लेटू, और उसका एक कन्वर्जेंस जोन है दैट इज मेकिंग दिस रीजन हाइएस्ट वल्नरेबल टुवर्ड्स अर्थक्वेक, एंड दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ दीज रीजन्स आर कैटेगराइज्ड एज जोन 5. उसमें भी अगर आसाम की बात की जाए तो पूरा का पूरा आसाम जो है वो सेस्मिक जोन 5 में आता है, मेकिंग द इंटायर स्टेट प्रोन टू अर्थक्वेक ऑफ मॉडरेट टू वेरी हाई इंटेंसिटी. इसी कारण से आसाम के अंदर तो अर्थक्वेक्स आते ही रहते हैं. अर्थक्वेक को मेजर करने की अगर बात की जाए तो उनको उनकी मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी इन दोनों लेवल पे मेजर किया था. मैग्नीट्यूड बताता है कि कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है. तो मैग्नीट्यूड मेजर्स द एनर्जी रिलीज्ड एट द सोर्स ऑफ द अर्थक्वेक. तो मैग्नीट्यूड इज मेजर्ड एट अ रिक्टर स्केल ऑफ 1 to 10, while intensity measures the strength of the shaking produced by the earthquake, and intensity is measured on Mercalli scale, and that Mercalli scale varies from 1 to 2. तो मैग्नीट्यूड एनर्जी मेजर करता है, रिक्टर स्केल पे मेजर होता है 1 to 10 पे. इंटेंसिटी मेजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ शेकिंग ऑफ द अर्थ, इंटेंसिटी वो मेजर होता है मर्काइली स्केल पे फ्रॉम 1 to 12 के स्केल पे. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट निसार मिशन. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू. निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार. NASA and ISRO are collaborating on developing a satellite called NASA ISRO Synthetic Aperture Radar NISAR. तो एक इस तरीके का सैटेलाइट हम डेवलप कर रहे हैं नासा के साथ मिलकर के, और इसरो और नासा मिलकर के इस तरह का सैटेलाइट डेवलप कर रहा है जिसका नाम होगा निसार. उसका फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार. इस निसार की खासियत ये होगी कि ये अर्थ को ऑब्जर्व करेगा और ये अर्थ सरफेस के ऊपर होने वाले किसी भी मूवमेंट को ये डिटेक्ट कर सकता है. इट विल डिटेक्ट मूवमेंट ऑन अर्थ सरफेस एज स्मॉल एज 0.4 इंचेस इन एन एरिया ऑफ टेनिस कोर्ट साइज. तो टेनिस कोर्ट साइज का एरिया हो, उस पर 0.4 इंच का भी कोई मूवमेंट हो तो उसको ये डिटेक्ट कर लेगा ये निसार. एक बार में टेनिस कोर्ट साइज के एरिया को ये आप सर्विलेंस करेगा एक बार में, और टेनिस कोर्ट साइज के एरिया को सर्विलेंस करते हुए उसमें अगर 0.4 इंच का भी मूवमेंट होगा तो ये निसार उसको डिटेक्ट कर लेगा. ये जो सिंथेटिक अपर्चर रडार है दैट रेफर्स टू टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग हाई रिजोल्यूशन इमेजेस, and because of the precision the radar can penetrate clouds and darkness, which means it can collect data even during day or at night during or even during rough weathers. निसार बनाने का जो पार्टनरशिप है नासा और इसरो के बीच में 2014 में ही शुरू हो गया था. नासा is providing radars for satellite and high rate communication system as well as GPS receiver, while ISRO is providing spacecraft bus and the launch vehicle. और ये जो है it is 39 feet and antenna reflector which is made up of gold plated wire mesh. ये तो निसार है, ये 39 feet रेडियस वाला एक एंटीना रिफ्लेक्टर है मेड अप ऑफ गोल्ड प्लेटेड वायर मेश. जब एक बार इसको लॉन्च कर दिया गया निसार को, इट विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ सरफेस स्पेशली द क्रिटिकल एरिया जैसे कि अर्थ आइस क्रस्ट, आइस सीट, इकोसिस्टम. इट विल ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट चेंज इन द बायोमास, नेचुरल हजार्ड, सी लेवल राइज, ग्राउंड वाटर. कहीं पे अगर मान लीजिए कि फॉरेस्ट डेंसिटी कम हो रही हो तो उसका भी इंफॉर्मेशन देगा ये निसार. निसार विल बी अ लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट. लोअर अर्थ ऑर्बिट में ये रोटेट करेगा. इसका वजन लगभग 2800 किलोग्राम के आसपास है. एसयूवी साइज सैटेलाइट है. निसार की एक और खासियत पीटी पर्सपेक्टिव से, एल बैंड एंड एस बैंड दोनों ही तरह की फ्रिक्वेंसी का ये इस्तेमाल करेगा. तो निसार इज गोइंग टू बी द फर्स्ट सैटेलाइट मिशन टू यूज 2 डिफरेंट रडार फ्रिक्वेंसीज, एल बैंड एज वेल एज एस बैंड. करेंट न्यूज़ यही है, बना तो नासा और इसरो निसार को पिछले 9 सालों से रहे थे, 2014 से ही. नाउ निसार हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड एंड इट हैज़ बीन सेंट ऑफ ऑन 3rd February. So Nisar got a sent off at America's Space Agency Jet Propulsion Laboratory in Southern California on 3rd February. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन.
द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट डेट टू इक्विटी प्लान फॉर वोडाफोन एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, मैंने 3-4 दफ़ा बताया द कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। देखिए, टेलीकॉम कंपनियों को उनका नियम है कि उनको अपने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पे टैक्स देना है, लेकिन एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू क्या होगा ये क्लियर नहीं है। टेलीकॉम कंपनियों का मानना है कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू शुड बी द रेवेन्यू जनरेटेड बाय टेलीकॉम कंपनीज फ्रॉम देयर कोर एक्टिविटीज़ लाइक डेटा सर्विसेज एंड कॉलिंग सर्विसेज। तो भाई जो कोर एक्टिविटीज है उससे जो पैसा आया दैट शुड बी नोन एज एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, और एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पे ही हम टैक्स देंगे। यानी कि टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि हम सिर्फ अपने कोर एक्टिविटीज से आने वाले कमाई पे टैक्स देंगे, जबकि सरकार का ऐसा मानना था कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू फॉर टेलीकॉम कंपनी वुड इंक्लूड बोथ revenues collected from core activities as well as revenue collected from non-core activities like renting of their infrastructure, profit on sale of assets, dividend, interest or any miscellaneous income. So इन दोनों को मिलाकर कहा जाना चाहिए एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, और इस पे टैक्स भरना है टेलीकॉम कंपनियों को। अब भारत सरकार और टेलीकॉम कंपनियों के बीच में डिस्प्यूट हो गया कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के डेफिनेशन को लेकर के। फिर मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में फैसला सुनाया और कहा कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू शुड इंक्लूड रेवेन्यूज कमिंग फ्रॉम बोथ कोर एज वेल एज नॉन कोर एक्टिविटीज़। यानी कि सरल भाषा में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार का जो वर्जन था एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का उसको एक्सेप्ट किया। अब इसका नतीजा ये हुआ कि टेलीकॉम कंपनियों को अपने कोर और नॉन कोर एक्टिविटीज़ दोनों पे ही टैक्स देना था। पिछले कई सालों से वो लोग सिर्फ कोर इनकम पे ही टैक्स दे रहे थे, क्योंकि नॉन कोर इनकम से आने वाले पे टैक्स देना है कि नहीं देना है, उसको एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में गिना जाना है कि नहीं गिना जाना है, ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर रहा था। तब तक वो नॉन कोर पे तो टैक्स दे नहीं रहे थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नॉन कोर पे भी टैक्स देना होगा, इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, तो अब एकाएक से टेलीकॉम कंपनियों को पिछले 3-4 साल का टैक्स जोड़ करके देना था। दैट सडनली इंक्रीज द टैक्स लाइबिलिटी ऑन द टेलीकॉम कंपनी। यू सी ऑलमोस्ट ऑल कंपनी, चाहे वो वोडाफोन आइडिया हो, भारती एयरटेल हो, रिलायंस जियो, ऑल ऑफ देम केम अंडर ह्यूज स्ट्रेस ड्यू टू द चेंज डेफिनेशन ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। जैसे ही नॉन कोर एक्टिविटीज़ भी आ गई, सब पे बहुत ज़्यादा टैक्स लाइबिलिटी बढ़ गई। सबसे ज़्यादा तो वोडाफोन के ऊपर बढ़ गया टैक्स लाइबिलिटी, और इतना टैक्स लाइबिलिटी बढ़ गया वोडाफोन के ऊपर कि वोडाफोन ने तो साफ साफ कड़क इनकार कर दिया कि वो टैक्स नहीं भर सकता इतना सारा। अगर इफ़ रिक्वायर्ड वोडाफोन इज़ विलिंग टू क्लोज और शट डाउन इट्स ऑपरेशंस इन इंडिया। अभी वोडाफोन भी अगर अपने ऑपरेशन शट डाउन कर दे तो बच जाएंगे दो मेन प्लेयर एयरटेल एंड जियो, एंड दैट में लीड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीपल एंड दैट कुड हैम्पर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कस्टमर्स। वो डेटा सर्विसेज या टेलीकॉम सर्विसेज महंगा कर सकते हैं, दैट वुड हैम्पर द एम्बिशन ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया ऑफ प्रमोटिंग डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडिया। डिजिटल इंडिया कैंपेन को हैम्पर कर सकता था। तो भारत सरकार चाह रही थी कि वोडाफोन को बंद होने ना दिया जाए। ये जो उनके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी आई है इतनी हेवी, उसको थोड़ा सा उसमें उनको रियायत दी जाए, थोड़ा टाइम दिया जाए, ब्रीदिंग स्पेस दिया जाए। एंड दिस इज़ हाउ गवर्नमेंट केम अप विथ अ न्यू प्लान नोन एज 4-year मोराटोरियम प्लान। 4 साल की छूट। इसके हिसाब से ये जो 4-year मोराटोरियम प्लान लेकर के आई सरकार, उसके हिसाब से भारत सरकार ने 2 ऑप्शन दिए ऐसे टेलीकॉम कंपनियों को जो घाटे में है, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लाइबिलिटी आ गया था बिकॉज ऑफ द चेंज डेफिनेशन ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। पहला, या तो वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट जो है सब जोड़ करके 4 साल बाद दें, यानी कि 2023 में दें। फैसला 2019 में आया था, 2023 तक दें। दूसरा ऑप्शन दिया उन्होंने कि या तो फिर अपने कंपनी में जितना उनके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी बन रही है, डेट बन रहा है, उधार बन रहा है, उस डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर दे। यानी कि जो उधार है उस उधार को वो शेयर में कन्वर्ट कर दे। भाई जैसे डेट टू इक्विटी क्या होता है, आपकी कंपनी है 2 करोड़ की, मैंने आपको 50 लाख का लोन दिया है, आप वो लोन नहीं लौटा पा रहे हैं, तो आपने अगर मेरे डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, तो आपके 2 करोड़ की कंपनी में मेरा 50 लाख मैंने लोन दिया है आपको, तो आपके 2 करोड़ की कंपनी में मेरा 50 लाख है, तो मुझे 25% का शेयर आप दे देंगे अपनी कंपनी में। दैट कन्वर्जन वुड बी नोन एज डेट टू इक्विटी कन्वर्जन। तो दूसरा प्लान यही दिया भारत सरकार ने कि या तो आप अपना लोन 4 साल बाद चुकाइए या अपने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर दीजिए। वोडाफोन वेंट फॉर द सेकेंड ऑप्शन, एंड नाउ वोडाफोन हैज़ कन्वर्टेड about 16,000 crore of debt
टू इक्विटी। तो 16,000 करोड़ का जो डेट था जो उसको सरकार को चुकाना था उसको उसने इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। उसके साथ ही उसने 33% शेयर अपनी भारत सरकार के नाम कर दी। तो आप समझिए कि वोडाफोन ने अपने कंपनी का भाव लगाया है लगभग 48,000 करोड़, 33%, यानी कि 1/3 शेयर बेचे उसने 16,000 करोड़ में, राइट। तो इस तरीके से वोडाफोन के 33% शेयर्स हैव गॉन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ वोडाफोन विल बी का जो सबसे मेजर स्टेक होल्डर होगा, शेयर होल्डर होगा, दैट विल बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इटसेल्फ। बट द गवर्नमेंट हैज सेड कि इट विल नॉट टेक मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ द वोडाफोन, इट विल सिंपली हेल्प वोडाफोन विथ फाइनेंस सो दैट वोडाफोन कंटिन्यूज टू बी इन द बिजनेस, और ताकि टेलीकॉम सेक्टर में कंपटीशन बना रहे और गिने चुने प्लेयर्स ना रहें, और इस कारण से फिर मोनोपोलाइजेशन के सिनेरियो ना बने। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट टैक्स इलास्टिसिटी एंड लाफर कर्व। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये आर्टिकल छोटा सा है, इसमें इट इज़ रिलेटेड टू द बजट प्रेजेंटेशन। बजट प्रेजेंटेशन के दौरान हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने कहा कि जीएसटी रेजीम के कारण, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स लाने के कारण ओवरऑल टैक्स तो कम हो गया है लोगों के ऊपर। इनडायरेक्ट टैक्स का जो लाइबिलिटी है, इनडायरेक्ट टैक्स रेट है, वो तो कम हुआ है बिकॉज ऑफ अवॉइडेंस ऑफ डबल काउंटिंग ऑफ टैक्स या टैक्स ऑन टैक्स या टैक्स ऑन इंटरमीडियरी। लेकिन टैक्स लाइबिलिटी कम होने के बावजूद भी या टैक्स रेट कम होने के बावजूद भी टैक्स कलेक्शन बढ़ गया है। दैट इज नोन एज टैक्स इलास्टिसिटी। देखिए, आप इस पहले लाफर कर्व को समझिए। लाफर कर्व गिवन बाय एन इकोनॉमिस्ट आर्थर लाफर, हु सजेस्ट कि अगर आप टैक्स रेट्स को बढ़ाते रहेंगे तो एक लिमिट के बाद लोगों का बिजनेस करने का मोटिवेशन कम हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करेंगे तो लोगों का बिजनेस करने का मोटिवेशन कम होने लगेगा। आप अगर सरकार 70%, 80% टैक्स कलेक्ट करेगी तो लोगों का नेचुरली बिजनेस करने का मोटिवेशन कम होगा, और फिर लोग बिजनेस कम करेंगे तो सरकार का ओवरऑल टैक्स कलेक्शन भी कम होगा। तो लाफर कहते हैं कि आप 0% टैक्स रखेंगे तो 0 टैक्स कलेक्ट होगा, धीरे धीरे आप टैक्स रेट बढ़ाएंगे तो आपका टैक्स कलेक्शन बढ़ता जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप टैक्स रेट बढ़ाते जाएंगे और टैक्स कलेक्शन बढ़ता जाएगा। एक लिमिट के बाद अगर आप टैक्स रेट बढ़ाएंगे तो आपका टैक्स कलेक्शन बढ़ने के बजाय घटेगा, क्योंकि एक लिमिट के बाद वो एक ऐसा थ्रेशोल्ड पॉइंट है जहाँ के बाद लोगों को धीरे धीरे डीमोटिवेट होने लगते हैं कि इससे ज़्यादा टैक्स है, एंड पीपल गेट डीमोटिवेटेड टुवर्ड्स रनिंग बिजनेस बिकॉज ऑफ ह्यूज टैक्स। तो ये जो पॉइंट होता है थ्रेशोल्ड पॉइंट लाफर के हिसाब से, दैट लीड्स टू हाईएस्ट टैक्स रेवेन्यू। और यही बोल रही है निर्मला सीतारमण जी कि जीएसटी के कारण हुआ क्या है कि टैक्स में तो थोड़ी सी कमी आई है, टैक्स रेट में हमने टैक्स रेट तो थोड़ा घटाया है, तो शायद से पहले हम यहाँ थे, टैक्स रेट हमने थोड़ा घटाया है जीएसटी के कारण, लेकिन टैक्स कलेक्शन बढ़ गया है। सो लाफर कर्व इज इन एक्शन, द टैक्स रेट हैज़ बीन रिड्यूस्ड अ लिटिल बिट बट टैक्स कलेक्शन हैज गॉन अप, and that is also known as tax elasticity. Look, tax elasticity refers to change in the tax revenue with response to tax rate. So tax elasticity has been negative. Tax rate हमने घटाया है but tax collection बढ़ा है. That is a positive sign which could be reflected from Laffer curve. Laffer curve के बेसिस पे ये prelims practice question हमने आपको दे रखा है. Please attempt this question and you can submit the answer in the comment section. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. विश्व भारती यूनिवर्सिटी वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ लॉर्ड रीडिंग. पीएम कुसुम स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, राइट, बट द स्कीम एम्स टू ऐड सोलर and other renewable energy capacity of 30,000 megawatt, not 50,000. So second statement is wrong. Correct answer is option A. That's all from our side for today. Thanks for watching.